नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं मनु पवार और मेरे साथ हैं ललित राय, जो फेडरल देश के सहयोगी मेरे सहयोगी हैं। आज दरअसल जिस मसले को लेकर, जिस बात को लेके हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, वो बहुत अहम मसला है। अहम मसला इसलिए उसकी टाइमिंग बहुत अहम है। टाइमिंग इसलिए अहम है क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीनों के भीतर, और अ, लगभग 10 साल के बाद इतिहास रिपीट होता दिख रहा है, बयानबाजी का इतिहास। 2015 में आरएसएस चीफ ने एक बयान दिया था, उसे लालू प्रसाद यादव ने विधानसभा चुनाव में ऐसा घुमाया कि बीजेपी को वहां पर बड़ा नुकसान हो गया उस चुनाव में, और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार बन गई थी बिहार में उस समय। अब जबकि बिहार चुनाव बिल्कुल सिर पर है, कुछ महीनों के भीतर होने वाले हैं, ऐसे में आरएसएस की तरफ से एक अहम पदाधिकारी हैं दत्तात्रेय होसबोले, उनकी तरफ से एक बहुत अहम बयान आया है। बहुत बड़ा बयान मैं कहूंगा कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दो जो शब्द हैं उनको हटाया जाए, उनकी उनको हटाने की मांग की है उन्होंने। तो आरएसएस चूंकि होस्ट बोले बहुत अहम पद पर है आरएसएस में, तो उनका बयान जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसीलिए राहुल गांधी ने भी रिएक्ट किया, लालू प्रसाद यादव ने भी रिएक्ट किया, बड़े बड़े नेताओं ने रिएक्ट किया। राहुल गांधी ने तो कहा है कि राहुल गांधी ने जो है उस पे अपने सोशल मीडिया पे लिखा कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया है, संविधान में चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है होसबोले के बयान पर। ये उनका रिएक्शन है। तो ऐसे समय में जबकि चुनाव करीब है, इस बयान का क्या आशय है, क्या मतलब है, इसको समझने के लिए मेरे दो साथी, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं, ललिता जैसे मैंने आपको बताया, और मनीष कुमार, वो भी जुड़ गए हैं। बिहार की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे, बताएंगे इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, वो उनसे भी समझेंगे। पहले ललित राय से मैं जानना चाहता हूँ। ललित, ये जो दो शब्दों की बात हो रही है, पहले भी ऐसी चीजें आरएसएस की तरफ से या बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो आरएसएस बैकग्राउंड के हैं या खुद बीजेपी के नेता हैं, समय समय पे वो ऐसी चीजें फेंकते रहते हैं, एयर में, हवा में डालते रहते हैं। ये क्या मंशा है, क्या मतलब है इस बयान का? थोड़ा विस्तार से समझाइए। मनु, देखिए क्या है ना कि सबसे बड़ी चीज है कि सियासत में कहने को ये दो शब्द है, लेकिन इस दो शब्द का जो मतलब है वो कितना दूर तक जाएगा, किसको फायदा दे जाएगा, किसको नुकसान पहुंचा दे जाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जैसा कि आपने इंट्रो में ही कहा कि 2015 का वो साल था जब आरएसएस के सरसंघचालक ने आरक्षण के विषय को उठाया था, और उस समय किस तरीके से जेडीयू मतलब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, और बीजेपी को इस तरीके से टारगेट किए कि बीजेपी मतलब बुरी तरीके से हार गई बिहार का इलेक्शन। आज 10 साल के बाद ये जो सर कार्यवाह हैं, जो कि दूसरे बड़े पदाधिकारी हैं आरएसएस के, उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को हटा देना चाहिए। इसके सियासी मायने क्या होंगे, ये एक देखने वाली बात है कि इसका फायदा, नफा, नुकसान क्या होगा। और जैसा कि आपने देखा कि राहुल गांधी की तरफ से रिएक्शन आ भी गया, और उन्होंने कहा कि यही आरएसएस का नकाब है और नकाब जो है उतर चुका है। लालू प्रसाद यादव ने भी यही बात बोला है कि मतलब ये आरएसएस की एक विचारधारा है, वो सबके सामने है कि वो ये लोग चाहते ही हैं कि उनके लिए संविधान मतलब नहीं रखता है। वो ये चाहते हैं कि गरीब, वंचित, जो मजलूम, शोषित जो वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको जो अधिकार मिले हैं संविधान की तरफ से, उन पर जो है आक्रमण किया जाए, उनको कर्टेल किया जाए, और एक सामंती जो प्रवृत्ति है, जो एक मनुवादी जो प्रवृत्ति है, जो मनु स्मृति से इस देश को वो चलाना चाहते हैं। यानी कि वही सारे हिसाब किताब, वही सारे बयान अलग अलग रूप में, केवल साल बदल गया है। वो 2015 का साल था, ये 2025 का साल है। लेकिन मनीष, सबसे बड़ी चीज है कि यह भी देखने वाली बात है कि भारत के संविधान में शुरुआती दौर में जब संविधान को लागू किया गया, तो ये दोनों शब्द उस समय संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे।
1950 में जब संविधान को लागू किया गया, उसके 25 साल के बाद का आपको 1975 के कालखंड को याद करिए कि इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी और देश में एक जनमत कांग्रेस के खिलाफ बना हुआ था। और वो अपना इलेक्शन, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके इलेक्शन को नल एंड वाइड किया, उसके बाद स्थिति ये बनी कि एक आक्रोश पनपा। और उसके बाद उनके जो पॉलिटिकल क्वार्टरी में लोग थे, उन्होंने सजेशन दिया था जो है कि देश में इमरजेंसी लगाया जाना चाहिए। और उसके बाद की स्थिति आप देखेंगे कि 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया और उस संशोधन में ये दो शब्द जो है, खासतौर से 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें ये 2 शब्द जो है इंपॉर्टेंट है। बाद में ये मामला जो है आगे बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ओके कर दिया कि ये मूल भावना के खिलाफ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब देश का संविधान बनाया जा रहा था, संविधान सभा में बैठकें चल रही थी, उसमें अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, तब जाकर के इन 2 शब्दों को क्यों नहीं जोड़ा गया, ये एक बहुत बड़ा एक अहम सवाल है। तो आप देखेंगे कि अंबेडकर ने भी बहुत सारे सवालों का जवाब इस तरीके से दिया है, राजेंद्र प्रसाद ने भी बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। बोले कि देखिए कि एक आप कोई बुक बना दीजिए, कुछ उसमें लाइंस लिख दीजिए, सबसे बड़ी चीज है कि वो कौन व्यक्ति होगा, वो कौन शख्स होगा, किस भावना के साथ उसको इम्प्लीमेंट करेगा, यह देखने वाली बात है। और जहां तक समाजवादी और उसके बाद सेक्युलर कैरेक्टर की बात है, तो ये लोकाचार है, ये लोक नीति है, ये व्यवहारिक नीति है। हर जो सरकार जो आएगी 1947-50 के बाद, वो इन सारी चीजों को ध्यान में रखेगी और लोकाचार को देखते हुए, उसके बाद जो जरूरतों को देखते हुए इसको समाहित करेगी। लेकिन 1976 में वो जरूरत महसूस इंदिरा गांधी ने की थी और उसके बाद 42वां संविधान संशोधन किया था, जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं। और इस तरीके से ये दोनों शब्द अस्तित्व में आए। और आज 1976 के बाद करीब करीब 49 साल के बाद स्थिति फिर वो रखा है कि दत्तात्रेय होसबोले ने ये कहा है कि संविधान की मूल भावना में ये शब्द नहीं थे, लिहाजा इनको हटाने के बारे में विचार करना चाहिए। तो राजनीतिक दल अपने हिसाब से, इसके नफे नुकसान के हिसाब से बयान भी दे रहे हैं। इसीलिए आप राहुल गांधी के बयान को देखेंगे कि उन्होंने कहा कि आरएसएस का नकाब उतर चुका है। लालू प्रसाद यादव का बयान ऑलरेडी आ चुका है कि ये अंबेडकर से इनको प्रेम नहीं है, इनको मनुस्मृति से प्रेम है, इनको संविधान से कोई लगाव नहीं है। तो यानी कि अब एकदम सियासी तौर पर जमीन पूरी तरीके से तैयार हो गई है। और चूंकि बिहार का इलेक्शन है, तो निश्चित तौर पर बिहार के इलेक्शन के मद्देनजर ये कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। तो ये देखने वाली बात होगी, जैसे ललित बता रहे हैं। अब मैंने शुरू में कहा था कि बिहार पर मनीष कुमार बहुत पैनी नजर रखते हैं, बिहार से उनका ताल्लुक है, लेकिन वहाँ की जो गतिविधियां हैं, जो हलचलें हैं, उन पर उनकी बहुत नजर रहती है। और चूंकि 10 साल पहले इसी तरह एक बयान ने जो है पूरा चुनाव पलट दिया था मनीष, अब 10 साल के बाद लगभग उसी तरह का बयान है। क्या इसके असर उधर होते दिख रहे हैं, जो जिस तरह से सबसे पहले लालू एक्टिव हुए, क्या इसकी गूंज बिहार के विधानसभा चुनाव में हम सुन पाएंगे या सुनाई देगी, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल मनु, बिल्कुल सुनाई देगी। और आप इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दत्तात्रेय होसबोले ने जो बयान दिया है, ये इंडिया गठबंधन के लिए एक तरह से संजीवनी का काम करेगा। आप याद कीजिए मनु कि 2015 में क्या हुआ था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री बनते हैं उस मैसिव मैंडेट के साथ, और 2015 में विधानसभा चुनाव होता है, ठीक 1.25 साल के बाद। और उस समय हालांकि लालू प्रसाद जब चुनाव लड़े तो उनके साथ नीतीश कुमार भी थे, और करीब 160 से ज्यादा जो सीटें जो है जेडीयू आरजेडी गठबंधन को आया था। बिल्कुल बीजेपी वहां पे साफ हो गई थी। बहुत बड़े मैंडेट के साथ लालू यादव वहां पे सरकार बनाने में कामयाब हुए, नीतीश कुमार वहां प्रधानमंत्री बने। तो मुद्दा क्या था, सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? जैसे ही मोहन भागवत ने कहा कि अब ये समय आ गया है कि हमें आरक्षण की समीक्षा करनी चाहिए, सरसंघचालक ने ये बयान दिया, उसको वैसे ही लालू प्रसाद यादव, आपको पता है कि राजनीति के बहुत ही वो बहुत महीनी राजनीति करते हैं, किसके बयान को किस तरीके से किस समय पकड़ना है शायद वो बखूबी जानते हैं। और क्योंकि वो उनको सूट भी करता था उनकी जो राजनीति है, और उन्होंने पूरे चुनाव में किस तरीके से मोदी के केंद्र में पदार्पण के बाद भी 2014 में बिहार में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद भी 2015 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाता है,
और देखिए वो आरक्षण का मुद्दा इतना ज्यादा बैकलैश संघ के लिए किया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए किया, उनको बचाव करते हुए नहीं बन रहा था। और उसका देखिए कि नतीजा 2015 में हुआ। अभी उसके बाद तो खैर मामला शांत हुआ। केंद्र में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तमाम बीजेपी के आला नेताओं ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन 2014 की आप याद कीजिए मनु, 2024 की याद कीजिए, और 2024 में किस तरीके से बीजेपी के कई नेताओं ने ये बोला कि अगर हमारी सरकार आती है तो संविधान जो हम फिर से उसका संविधान तैयार करेंगे। और उसका देखिए राजस्थान के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता, कर्नाटक के नेता, अलग अलग नेताओं का बयान आया, और उसका नतीजा देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं ले सकी और घट के 240 पे आ जाती है। इंडिया गठबंधन, आपको पता है कि राहुल गांधी के हाथ में जो आप लाल जो कॉन्स्टिट्यूशन छोटी सी किताब जो देखते हैं, उनके हर मंच पे वो किताब, और जहां भी आज के तारीख में भी अगर वो संसद में अपना भाषण शुरू करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ का किताब हाथ में लेकर शुरू करते हैं। कहीं भी अगर दलित सम्मेलन में जा रहे होते हैं तो वहां पे उनको छोटी सी किताब, उनके पुस्तक हाथ में होती है। और अचानक जब दत्तात्रेय होसबोले ने कल ये बयान दिया, उसके बाद इंडिया गठबंधन को एक नया मुद्दा मिल गया बिहार चुनाव के पहले। और क्योंकि आपको पता है कि सेकुलरिज्म, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, आपको पता है कि बिहार में जातिगत अगर समीकरणों की बात करें, ध्रुवी की बात, तो यादव मुस्लिम उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है। अगर जैसे ही सेकुलर की आप बात करते हैं तो देश में अगर सेकुलरिज्म हो, धर्मनिरपेक्ष अगर ये देश है, तो उसमें सबसे पहले किसकी उसकी सुरक्षा की बात होती है। उसमें अल्पसंख्यक में कौन, वो मुसलमान की बात होती है। और मुसलमान जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के लिए भी उतना ही मायने रखता है, लालू प्रसाद यादव के लिए भी उतना ही मायने रखता है, और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए ये मायने रखता है। समाजवाद, आप देखिए कि समाज से अगर सोशलिज्म की बात करें, समाजवाद की बात करें, तो ये तमाम राजनीतिक दल जो है उसी समाजवाद की राजनीति करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये दो बातों को अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क से अगर हटाने की अगर बात की जा रही है, उसकी समीक्षा की बात की जा रही है, और दत्तात्रेय होसबोले, आप समझिए कि संघ के कौन है, मोहन भागवत के बाद नंबर 2 व्यक्ति संघ के हैं। उनकी बात सबसे ज्यादा मायने रखती है आज के तारीख में। और जब वो कह रहे हैं कि समीक्षा करने की अब समय आ गया है, इसका समीक्षा किया जाना चाहिए, तो ये बहुत मायने रखता है। उनका तर्क अपनी जगह होगा, क्योंकि जिस समय इसको शामिल किया गया उसमें संसद में इसकी चर्चा नहीं की गई ढंग से। विपक्ष के तमाम नेता जेल में थे, उनको आपको पता है कि आपातकाल उस समय देश में लागू था, वो जेल में थे, उस पर चर्चा नहीं हो पाई। 42वां संशोधन जैसे ही जो संविधान में है, ललित जी ने बताया, उसके तहत इन 2 शब्दों को शामिल किया गया, तो सबकी सहमति नहीं थी। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपको पता है कि किस तरीके से उनको अपने वोट को एकजुट करना था, क्योंकि और मुस्लिम वोट हो चाहे समाजवाद, जो गरीब एक जो तबका था, जो दलित पिछड़े हुए जो व्यक्ति थे, उनको अपने वोट बैंक उनको बनाना था। हालांकि 77 के चुनाव में उनकी करारी हार मिली, लेकिन आज भी देखिए कि देश की राजनीति जो है इन 2 शब्दों पे, सेकुलरिज्म पे और समाजवाद के इर्द गिर्द ही मनु घूम रही है। अगर खास तौर से किसी भी, अगर दक्षिण राज्य की भी बात करें, चाहे हम उत्तर राज्य की भी बात करें, 2 शब्दों के इर्द गिर्द जो है पूरे देश की राजनीति घूमती है। और जब होसबोले ने ये बयान दे दिया है तो बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा मिल गया। आप देखिए लालू यादव का कितना तीखा प्रहार आता है, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट आ रहा है, और उनको एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया कि किस तरीके से वो संघ पे हमलावर है, बीच भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर है। और इसको बिहार के चुनाव में निश्चित तौर पर मनु मान के चलिए कि इसको पूरी तरीके से भुनाया जाएगा। तो बिहार चुनाव में इसको पूरी तरह से भुनाया जाएगा, मनीष बता रहे हैं। ललित, जब 2024 में संविधान का जो है, संविधान वाले मुद्दे का चुनावी टेस्ट हो चुका है और बीजेपी को एहसास हो चुका है कि ये जो है बर्रे के छत्ते में हाथ डालने वाला मामला है, ये मतलब बहुत जोखिम भरा काम है चुनावी नजरिए से देखें तो, उसका नतीजा भी देख चुकी है बीजेपी। तो फिर क्या ये कोई दबी हुई ख्वाहिश है जो आरएसएस बीच बीच में हवा देता रहता है, और ऐसे नाजुक मौके पे जबकि आप फिर चुनाव में जा रहे हैं और एक बार चुनावी टेस्ट हो चुका है संविधान को बदलने के आरोपों के मुद्दे पर और उसका नतीजा भी देख चुके हैं, तो क्या ये दबी हुई ख्वाहिश है जिसे आरएसएस
हर हाल में लागू करना चाहता है या करवाना चाहता है, दोनों चीजें हैं। क्या ये वो ख्वाहिश है जिसे आरएसएस चाहता है कि संविधान उनके हिसाब से चले? ललित। मनु, देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है कि संविधान को लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान के बदलने का जो मामला है, आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि अनुच्छेदों में और अनुसूचियों में आप अमेंडमेंट ला सकते हैं, कर सकते हैं। इस देश में अभी आज की तारीख में 2025 की तारीख में 2000 मतलब 1950 से लेकर के 2025 तक इस देश के संविधान में करीब करीब 125 बार जो है संशोधन किया जा चुका है। अब ये सवाल अपने आप में ही बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है कि इसको संविधान बदलना न कहा जाए तो क्या कहा जाए। अगर 395 अनुच्छेदों में आप क्या है कि और 10-12 अनुसूचियों में आप जो है 125 बार जो है अमेंडमेंट लाते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी रूप में छोटे ही स्तर पर सही आपने बदलाव किया है। लेकिन सवाल है कि राजनीतिक दल जो है कांग्रेस के रिजीम में सबसे ज्यादा, क्योंकि कांग्रेस शासन में रही, कांग्रेस के रिजीम में संशोधन ज्यादा हुए, लेकिन कांग्रेस जो है अपनी तरफ से इस बात को नहीं उठाती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उसमें ये कहा जाता है कि एक बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है जो देश की तरक्की के लिए जरूरी हो, तो उसके बाद विपक्षी दल इस बात का होगा क्रिएट करते हैं कि बीजेपी के संविधान में परिवर्तन का मतलब ये है कि दलित, शोषित, वंचित जो पिछड़ा वर्ग है उसके अधिकारों पर आक्रमण करना। इसीलिए आप देखेंगे कि 2024 के चुनाव में एक अदना सा प्रत्याशी जो फैजाबाद से चुनाव लड़ता है, वो कहता है कि अगर 400 सीटें अगर हमारे पास आ जाती हैं तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। अब संविधान में क्या है कि बहुत कुछ बदल सकते हैं, उसमें क्या है कि बुनियादी तौर पर कुछ अच्छे परिवर्तन के लिए भी बदलाव हो सकता है, लेकिन उसकी मैसेजिंग देने में कम से कम तब की जो है इंडिया अलायंस जो थी, उसके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये कामयाब हो गए कि ये इनके संविधान बदलने का मतलब है कि जो हक और हुकूक की लड़ाई जो समाज का जो वर्ग लड़ रहा है उस पर ही सीधे सीधे आक्रमण करो। ये नहीं चाहते हैं कि वो तबका मेन स्ट्रीम में जुड़े जो आज तक पिछड़ा हुआ है, दबा हुआ है, शोषित है। तो कुल मिला जुला करके ये देखेंगे कि आज की स्थिति में ये बात सच है कि आरएसएस की एक जो भावना है, अगर आज खाली उसके सब्जेक्टिविटी पे जाइए तो अगर आरएसएस दत्तात्रेय होश बोले ये कहते हैं कि सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को हटाने की जरूरत है और केवल आप फैक्ट्स पे जाइए, तो ये बात सच है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ये शब्द थे ही नहीं, 1976 में लाए गए। और उसके पीछे तमाम सारे जानकार इस बात को कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी को ये लगने लगा था कि असंतोष की सीमा बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, तो सेक्युलर एक खास वर्ग को जो है अपनी तरफ खींचने के लिए शब्द लाया गया। समाजवाद जो है एक खास वर्ग को अपनी तरफ खींचने के लिए ये शब्द इस्तेमाल में लाया गया और इनकॉर्पोरेट किया गया प्रीएम्बल में, मतलब प्रस्तावना में। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मनु, इसमें एक अहम बात यह भी है कि जब देश में संघर्ष हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो खासतौर से कांग्रेस के अंदर एक धड़ा था जो बार बार ये सोचता था कि अगर देश को जब आजादी मिलेगी तो हमारी आर्थिक नीति क्या होगी, हमें पूंजीवाद की तरफ जाना है या हमें साम्यवाद की तरफ जाना है या हमें कोई बीच का रास्ता निकालना है। तो आपने देखा होगा कि भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न को जो फॉलो किया, उसने कहा कि नहीं, कोई साम्यवाद नहीं, कोई पूंजीवाद नहीं, एक समाजवाद है जिसमें संसाधनों पर जो बंटवारा है वो इस तरीके से हो, वो राज्य जो है संसाधनों का बंटवारा इस तरीके से करे कि जो मिली है उसको भी मिले और जो संपन्न जो है उसको नुकसान ज्यादा ना हो। तो कहने का अर्थ कि इसका एक ऐतिहासिक आधार है। और जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात को कहा था, उनसे सवाल इसी बात पर पूछा गया था कि भाई देश का जो ये कैरेक्टर हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कैरेक्टर है, अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, धर्म है, लोग हैं, समाज में काफी ऊपर नीचे है, विषमताएं बहुत ज्यादा हैं, तो इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं लाई जानी चाहिए। तो उन्होंने एक बात बड़ी साफ कही थी कि सीधी सी बात है कि आप नियम कानून कितना भी अच्छा बना लो, बेहतर बना लो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी, इम्प्लीमेंट करने वाला व्यक्ति, उसके मन मिजाज में बात सही तरीके से नहीं जाएगी तो कभी भी जमीन पर उसका असर नजर नहीं आएगा। इसीलिए आप पाएंगे कि 1975 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ उनका क्या था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मुकदमे को, मतलब उनकी कैंडिडेचर को, उनकी जीत को खारिज किया था इस आधार पर जो है कि वो सही तरीके से चुनाव नहीं जीती थी।
तो वो कोई आधार नहीं बन सकता था। इस तरह के जानकार भी कहते हैं कि 75 इमरजेंसी इम्पोज करने का कोई आधार नहीं बन सकता था, लेकिन इस देश ने इमरजेंसी के दौर को भी देखा और इमरजेंसी के बारे में भी अम्बेडकर का यही मतलब राय थी कि उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें कम से कम ये भरोसा है कि जो हमारे वंशज होंगे वो इन नीतियों का, ये जो संविधान में लिखी हुई बातें हैं, अनुच्छेद है, उसका उपयोग वो नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा कि 352 के तहत 352 आर्टिकल 352 के तहत इस देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर इमरजेंसी इम्पोज की गई थी। तो स्वाभाविक है कि देश के इतिहास में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अपने आप में काफी जटिल हैं, विवादित हैं। अब ये बात है कि जब ये किसी संगठन के द्वारा, किसी राजनीतिक दल के द्वारा जब उठाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल एक मतलब होता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसका असर किस तरफ ज्यादा होता है, किसके फेवर में जाता है या किसके खिलाफ जाता है। जी मनीष। तो इसका असर कैसे होता है, किसके फेवर में जाता है, किसके खिलाफ जाता है, ललित ने बहुत उसकी विस्तार से व्याख्या की। मनीष, आपके पास आने से पहले मैं ये पिछले साल का एक बयान प्रधानमंत्री मोदी का दिखाना चाह रहा हूँ। दरअसल जब 2024 के चुनाव में बहुत घिर गई थी बीजेपी कि शायद संविधान बदल देंगे, तो प्रधानमंत्री ने एक सभा में कहा था, मोदी तो क्या बाबा साहब भी खुद ये संविधान नहीं बदल सकते। तो बहुत दबाव में, चूंकि अपोजिशन ने बहुत बुरी तरह से घेर लिया था और उसका रिजल्ट हमने देखा चुनाव के समय कि जो है बीजेपी की संख्या कम हो गई थी संसद में। मनीष, तो क्या जब बीजेपी को इसका एहसास है कि इसके नतीजे ठीक नहीं है, इसको छेड़ना ठीक नहीं है, संविधान की जो है मैसेजिंग गलत नहीं जानी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच कोई खाई पैदा हो रही हो, कोई दूरी बन रही हो, या कुछ चल रहा हो भीतर जिससे कि वो कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद जब पिछले साल कहा था, मैं क्या, मोदी क्या खुद बाबा साहब संविधान नहीं बदल सकते, अब जो है वो पूरी चर्चा वापस वहीं आ गई है जो जैसे 10 साल पहले, जैसे ललित जी बता रहे थे कि जो बिहार चुनाव में हुआ था, वही चर्चा, उसी तरह की चर्चा फिर बिहार चुनाव से पहले हो गई है। तो क्या कुछ बीजेपी और आरएसएस के बीच कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है? इससे क्या संकेत नजर आता है आपको, मनीष? म्यूट है, आप म्यूट है। मैं मनु कह रहा हूं कि जिस तरफ आप सवाल लेकर जा रहे हैं और जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि संघ के जितने भी लोग हैं, आप समझिए कि वो जो भी बोलते हैं उन बहुत ही छन छन कर, और क्योंकि वो बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, सबकी हिंदी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही नपे तुले शब्द में वो अपनी बातों को, और बहुत कम शब्दों में, अगर सर संचालक की बात को अगर आप देखें तो बहुत ही कम शब्दों में आप अपनी वो तमाम बातें कह जाते हैं। और अगर दत्तात्रेय होसबोले जो हैं, इतने तरीके से उन्होंने अपनी बातें अगर कह दी हैं, तो इसका कई राजनीतिक मायने लगाए जा रहे हैं। कई लोगों से मेरी बात भी हुई आज मनु, और मैंने पूछा कि भाई इस समय इस बयान की क्या जरूरत थी। और आपको पता है कि 2015 में, 2024 में इस तरीके के बयानों का कितना नुकसान हुआ है। और क्योंकि आप लालू प्रसाद यादव के आप ट्वीट को पढ़िए, तो उसकी आखिरी लाइन क्या है? उसकी आखिरी लाइन है कि लोकतंत्र एवं बाबा साहेब के संविधान के प्रति इतना घृणा क्यों है। अब ये इसमें बात सेकुलरिज्म और समाजवाद की मनु नहीं आती है, क्योंकि संविधान के रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आरजेडी, ये इंडिया पूरा गठबंधन जो है, उसकी नजर उस वोट बैंक पर है जो बाबा साहेब को अपना भगवान मान के चलती है। और जब आप इस तरीके के बयान अगर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव की तरफ से, हालांकि दलितों का वोट उनको नहीं मिलता है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं यूपी में और देश भर में कंसोलिडेट कर रही है दलित वोटों को। राहुल गांधी लगातार बिहार में दलित सम्मेलन कर रहे हैं। उन्होंने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो दलित समुदाय के व्यक्ति को बना दिया। कांग्रेस कई राज्यों में दलित अध्यक्ष बना रही है। और जब लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बाबा साहेब के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से इतना घृणा क्यों है, और वो पूरा वोट बैंक,
आप देखिए कि वही वोट बैंक का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा कि उनकी संख्या 40 के नीचे आ गई, क्योंकि दलितों का वोट जो मायावती के साथ हुआ करता था, जो बीजेपी के शिफ्ट पास गया, वो इंडिया गठबंधन के पास, अखिलेश यादव के पास, कांग्रेस के पास आ गया। तो नजर पूरी तरीके से इस तरीके से भुनाने की कोशिश हो रही है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसको ही ये बदलना चाहते हैं। नैरेटिव उस तरफ विपक्ष ले जाने की कोशिश कर रहा। लेकिन वही सवाल आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि ये क्या जरूरी था बयान देना, आपको बताऊं, सरकार के तमाम मंत्री, आपको बता दे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपको बता दे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अभी मैं शिवराज सिंह चौहान का आपसे मैं बातचीत कर रहा था और शिवराज सिंह चौहान का बयान चल रहा है कि वो भी इस बात से सहमत है कि संविधान के और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेमल में जो है सेकुलरिज्म शब्द की जरूरत क्या है। तो सरकार के तमाम मंत्री बचाव कर रहे हैं। अब संघ के सर संचालक अगर का बयान आएगा तो ऑब्वियस है कि सरकार के तमाम मंत्रियों को बयान ये बचाव करनी उनकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन बीजेपी के कई नेता, उनको ये बयान जो है उनको हजम नहीं हो रहा। उनको लग रहा है कि इसकी क्या जरूरत थी, इस वक्त क्या आन पड़ी थी, जबकि हम सबसे बड़े लिटमस टेस्ट में जा रहे हैं। तो आप जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मनु, मेरी कुछ लोगों से बात भी इस बारे में हुई है, तो लोगों को ये हैरान करने वाला है कि ये वक्त क्या उचित था इस तरीके का बयान देना, क्योंकि विपक्ष इसी ताक में बैठा हुआ है और बिहार का चुनाव सबसे ज्यादा मायने रखता है और इसलिए उनको भी आश्चर्य कर रहा है ये बयान जो है। तो बीजेपी के भीतर भी हैरानी जताई जा रही है इस बयान को लेकर, उस बोले के बयान को लेकर, क्योंकि मामला सिर्फ दो शब्दों को लेकर नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह घुमाया है या राहुल गांधी ने जिस तरह इस बयान को घुमाया है, वो ये वही जो 2024 में हुआ था उसी तरह की मैसेजिंग वो पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं कि बीजेपी हो या आरएसएस, ये बाबा साहेब के संविधान को बदलना चाहते हैं। ये जो मैसेजिंग है, पॉलिटिकल मैसेजिंग, इसका फायदा 2024 में मिला था अपोजिशन को और लगभग वही जो है एक फुल टॉस गेंद, क्रिकेट की भाषा में कहें तो फुल टॉस गेंद दे दी है आरएसएस की तरफ से होस्ट बोले ने अपोजिशन को, जिसपे वो सीधे उसको बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं। ललित, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बयान की जो टाइमिंग है, जैसे जुलाई में पहले हफ्ते में दिल्ली में आरएसएस की जो बैठक होनी है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है और बीजेपी अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कौन होगा, क्या होगा, अभी इस पे कुछ भी तय नहीं हुआ है। तो क्या इसकी टाइमिंग को हम कुछ संकेत माने, कुछ क्या इसकी टाइमिंग में कुछ संकेत छिपे हैं? आरएसएस अपना वजूद दिखाना चाहता है, अपनी ताकत दिखाना चाहता है या कुछ अपने होने का एहसास कराना चाहता है? क्या इसकी टाइमिंग के कोई मायने आपको दिखाई दे रहे हैं? मनु, जैसा कि मनीष ने भी कहा कि निश्चित तौर पे जो बता रहे थे मनीष की भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेता और मंत्री, उनको भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि आरएसएस का राजनीतिक तौर पर कोई दखल नहीं है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन बावजूद उसके ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे एक संगठन, एक मजबूत संगठन अगर कोई है तो आरएसएस है, जो कि खड़ा है। और कांग्रेस के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, बार बार कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी और आरएसएस को आप एक दूसरे से अलग करके देख भी नहीं सकते। तो ये मतलब अगर आरएसएस के नेता अगर इस विचार को रखते हैं तो उसकी पॉलिटिकल विंग क्या सोच रही है, उसकी भी थॉट का रिफ्लेक्शन है। तो निश्चित तौर पे क्या है कि आप इसको अलग नहीं कर सकते। और राजनीति जो है, राजनीति की स्थिति ये है कि जब कोई भी व्यक्ति जब सियासत में वो एंटर करता है, दाखिल होता है, या कोई भी ऐसा बयान देता है जिस पर क्या है कि सामाजिक, धार्मिक और उसके बाद सांस्कृतिक तौर पर असर पड़ता है, तो उसका राजनीतिक प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति सियासी ही है। सियासत करने का उसको मौका मिला नहीं मिला, अगर आप देखिए घर परिवार में सियासत हो जाती है, छोटी सी चीजों के लिए सियासत हो जाती है, संसाधनों का लिमिटेशन है, और उसके बाद आप देखेंगे कि समाज का एक ऐसा तबका जो कि शोषित है, वंचित है, और उसको संसाधन जब मिलते हैं तो वहां सियासत हो जाती है। ये सियासत का एक बड़ा रूप है जो आपको बड़े फलक्रम पे देखने को मिलता है। लेकिन निश्चित तौर पे
मनु, जो टाइमिंग की जो बात है, ये स्वाभाविक सी बात है कि कभी कभी होता है कि जैसे कोई कहता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में हूँ, सब कुछ है, तो सामने वाला कहता है ठीक है, एक छोटा सा वो टेस्ट ले लेता है, और अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि या आपकी काबिलियत के ऊपर है कि आप उस प्रॉब्लम से कैसे निकलते हैं। लेकिन 2015 के इलेक्शन में आपने देखा कि किस तरीके से आरक्षण का ही मसला, आरक्षण पर मोहन भागवत जी का दिया हुआ बयान बीजेपी को कितना भारी पड़ा था, और प्रचंड बहुमत क्लीन स्वीप कर गए आरजेडी और उसके बाद जेडीयू ने। और इसी तरीके से 2024 में आप देखेंगे किस तरीके से फैजाबाद के जो प्रत्याशी लल्लू सिंह थे, उनका कहना जो है किस तरीके से भारी पड़ गया। और अब तो सर कार्यवाह की तरफ से ये बात आई है, तो निश्चित तौर पे इसका असर होना जो है लाजमी है। और आप देखेंगे कि कल से ही, मतलब कल क्या, आज से ही जो है 2 बड़े रिएक्शंस आ गए हैं। अब इस दिशा में धीरे धीरे जो है राजनीति बढ़ेगी और विपक्ष जो है हमलावर होगा, और भारतीय जनता पार्टी के कोई नेताओं को निश्चित तौर पे सफाई देनी पड़ेगी। और चूंकि बिहार का इलेक्शन है, तो स्वाभाविक है कि अब ये राग जो है अलापा जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी इतर बात यह है कि निश्चित तौर पे ये कांग्रेस को भी देखना होगा, ये जनता को, जनता का एक धड़ा ये मान के भी चलता है कि आप देखेंगे कि अलग अलग विचार हैं। और लोग कहते हैं कि कांग्रेस आखिरकार वो किस हैसियत से, किस आधार पर इस बात को कहती है कि वह संविधान की रक्षक है। अगर कांग्रेस रक्षक रही होती तो संविधान में इतने ज्यादा बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी होती, और वो सारे बदलाव मैक्सिमम टाइम जो कांग्रेस के रिजीम में हुआ है। तो निश्चित तौर पे आने वाला जो समय है ना, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और ये देखना है कि मतलब होता है ना कि एक बयान तो अब दे दिया, मतलब गोली जो है बंदूक से निकल चुकी है, अब वो कहाँ कहाँ हिट करेगी, कैसे कैसे करेगी, ये देखने वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरीके से नपातुल्ला सदा रिएक्शन आता है, ये देखने की बात है। क्योंकि आरएसएस की तरफ से ये बयान आया, तो शायद आरएसएस को ओवरराइड करना बीजेपी के लिए भी मतलब आसान न हो। मनीष, जैसे मैंने ललित से भी पहले सवाल किया था कि आखिर ऐसी क्या ख्वाहिश है, क्या दबी ख्वाहिश है आरएसएस की कि वो पंथ निरपेक्ष को और समाजवादी सोशलिज्म को हटाना चाहता है? क्या ऐसा, मतलब ऐसा क्या हो गया है देश में कि इन 2 शब्दों को हटाने की जरूरत पड़ रही है? या आरएसएस को लग रहा है कि हम चूंकि 11 साल से राज कर रहे हैं, अब हम जो है जो भी हमारा एजेंडा, जितना भी जो भी बचा कुछ एजेंडा है, उसे फटाफट लागू करें? क्या आपको लगता है ऐसी क्या नौबत आ गई होगी कि ये बयान देना पड़ा हो? एक तो चीजें वो अलग हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच कुछ चल रहा, वो अलग मसला है। लेकिन आरएसएस को ऐसी जरूरत क्यों लग रही है इस टाइम पे कि ये संविधान की प्रस्तावना में ये चीजें हटाई जाती है? आपको क्या लगता है मनीष? तो देखिए मनु, हम सब इस पत्रकारिता में है, और आपको याद होगा कि 2004 में जब वाजपेयी सरकार की केंद्र में वापसी नहीं हुई थी, तो सिंपल उसका कारण यही बताया गया कि संघ के लोग ने निकले नहीं अपने घर से, बूथ तक लोग को लेकर आए नहीं, और उसका खामियाजा क्योंकि इंडिया शाइनिंग और कहीं ना कहीं संघ की जो पूछ थी दिल्ली दरबार में और दिल्ली में, वो उतना जितना तवज्जो दिया जाना था उतना तवज्जो उनको दिया नहीं जा रहा था। तो 2004 में भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ा। इस समय भी जब आप देखिए कि पिछले साल जेपी नड्डा जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, और उनका जब बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए संघ की जरूरत नहीं है, तो ये मामूली बयान नहीं था। आप देखिए कि पिछले 11 सालों में ये पहला मौका इस साल आया कि प्रधानमंत्री मोदी को नागपुर जाना पड़ा। और ये इस तरीके से इसको केवल ऐसे ही नहीं ले सकते हैं कि नागपुर चले गए, 11 सालों में वो कभी नहीं गए, अब उनको जाना पड़ा। और वो अब इस समय क्या है मनु, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना जाना है, और नाम कई उड़ रहे हैं। नाम शिवराज सिंह चौहान के हैं, नाम मनोहर लाल खट्टर के हैं, नाम भूपेंद्र यादव के हैं, नाम देवेंद्र फडणवीस के हैं, और इस तरीके के नाम चल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि संघ का पसंद कोई है, भारतीय जनता पार्टी में के जो एक धड़ा है उसका पसंद कोई और है, और बीजेपी में एक धड़ा जो है उसका पसंद कोई और है, और इन तमाम चीजों को लेकर रस्साकसी चल रही है। संघ को अगर अपनी बातों को असर्ट करना होता है पार्टी को, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो तूतू मैं पे उतर आएगी और वो इस तरीके सर्ट करेगी। कहीं ना कहीं जो मेरी लोगों से बात हुई, ये एक पतंग उड़ाना होता है ना, एक पतंग उन्होंने उड़ा दिया, एक उन्होंने एक पर्चा खोल दिया,
अब उसमें सभी उलझे हुए हैं, हम लोग भी चर्चा इस बात पे कर रहे हैं मनु। तो उन्होंने अपनी बात शेयर की, क्योंकि आप देखिए अभी तक ये तय नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और इसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो है संघ की पसंद है। ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की पसंद खट्टर है। तो इस तरीके की जो बातें जो उड़ रही है, और उसमें उस बीच में सहमति नहीं बन रही है, और संघ जो है कहीं ना कहीं उसको इस बात का मलाल है कि जब वो 100वां साल अपना वर्षगांठ मना रहा, और उसको संघ केवल मनु आज की राजनीति नहीं कर रहा, आज केंद्र में जो भी बीजेपी के सत्ता की अगुवाई कर रहे हैं वो ठीक है। संघ आज से 1 दशक बाद, 2 दशक बाद उसकी नजर केरल में है, उसकी नजर पश्चिम बंगाल में है, जिन राज्यों में, तमिलनाडु में है, और वो किस तरीके से अपना उसको एक्सपैंड करना, अपने विचारधारा का फैलाव करना है, संघ उस थीम को लेकर चलता है। उसको कल की राजनीति नहीं करनी है। अगर संविधान में भी ये संशोधन होना है, तो आप मान के चलिए कि संघ के ये एजेंडे में होगा। 100वां साल जब वो मना रहे हैं, तो आज न कल ये कभी ना कभी उसको वो पुश करने की कोशिश करेंगे। अगर वो आरक्षण के अगर रिव्यू की भी बात कर रहे हैं, तो आप ये सरल मान के मत चलिए कि उन्होंने बोल दिया पार्टी, क्योंकि बीजेपी को जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में वो बीजेपी को जाना होता है, तो उनको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में खामियाजा उठाना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी तो संघ की ही आनुषंगिक संगठन है, जो राजनीतिक संगठन है उसकी। कल आज न कल उसको कभी ना कभी उस मोमेंट में जो भी सत्ता में हो, संघ के एजेंडे को कर्तव्य है भाई। 370 जो है आखिरकार एबॉलिश हुआ जम्मू कश्मीर में। 3 ट्रिपल तलाक जो है उसको इम्प्लीमेंट किया भारतीय जनता पार्टी ने। राम मंदिर जो है केंद्र अयोध्या में बना, एनआरसी हो गया, सीए हो गया, ये तमाम जो संघ के एजेंडे हैं उसको आखिरकार भारतीय जनता पार्टी पुश कर रही है। उसको लागू भी की है, उसको अडॉप्ट भी कर लिया देश ने, और बहुत ही शांतिपूर्वक अडॉप्ट कर लिया। तो ये जो 2 शब्द हैं, ऐसे ही नहीं कहा गया, लेकिन मौजूदा समय में जो है कहीं ना कहीं मनु आपका जो इशारा है वो रार नजर आता है। और क्योंकि संघ को पता है कि बिहार में सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है। अगर बिहार से अगर मैसेजिंग होगी, वो बहुत ही व्यापक मैसेजिंग होगी, उसका असर अगले साल पश्चिम बंगाल पर भी पड़ेगा, अगले साल तमिलनाडु, केरल पे भी पड़ेगा। तो अगर इस तरीके का बयान अगर आ रहा है, तो वो असहज कर रहा बीजेपी के मौजूदा आला कमान को, और उनको बचाव की मुद्रा में ला दिया है। भले ही तमाम केंद्रीय मंत्री बचाव कर रहे हैं इस बयान का, लेकिन पार्टी का एक धड़ा जो है वो इस बयान से असहज है। तो पार्टी का एक धड़ा आरएसएस के जो महासचिव लेवल के पदाधिकारी हैं उस बोले उनके बयान से असहमत है, असहज है, जैसे मनीष बता रहे हैं। आखिरी सवाल ललित, अगर चलिए बदलाव होगा नहीं होगा ये अलग मसला है, वो 2 शब्द हटेंगे नहीं हटेंगे। अगर ये 2 शब्द प्रस्तावना से हटा दिए जाते हैं, मतलब कल्पना कर रहे हैं कोई, तो क्या फर्क पड़ेगा इस प्रस्तावना में? जो सेकुलरिज्म है, जो समाजवाद सेकुलरिज्म है, और जो सोशलिज्म है, अगर ये शब्द हट जाते हैं या हटा दिए जाते हैं, या इतना जोर आरएसएस बीजेपी भी डालती है कि वो हटाना ही हटाना है, हालांकि आसान नहीं है क्योंकि वो संसद से गुजरना होता है चीजों को, लेकिन एक हाइपोथेटिकल है कि अगर ये हट जाते हैं तो क्या फर्क पड़ जाता है, क्या फर्क पड़ेगा, इनका क्या मायने? मनु देखिए बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि समाजवाद, अगर मान लीजिए कि समाजवाद की जो व्यवस्था है, सोशलिस्ट जो है, इससे वास्तव में कितना फायदा हुआ है आप ये भी देखिए। 1950 से लेके 1976 का एक कालखंड रखिए, और 1976 से लेकर के 2025 का एक कालखंड रखिए, और इसमें आप देखिए कि समाजवाद का जो फायदा हुआ है कि समाज का वो कौन सा धड़ा, क्योंकि राजीव गांधी जब बात कहा करते थे कि संसाधनों पर हक सबका है, और समाज का जो शोषित वंचित जो वर्ग है उसका तो कुछ ज्यादा है, लेकिन जब दिल्ली से 1 रुपए चलता है तो नीडी तक जो है 15 पैसा ही पहुंचता है। तो आखिरकार जो है समाजवाद जो है, अगर समाजवाद इस कंसेप्ट के साथ जो ऐड किया गया कि एक संसाधनों का एक सही तरीके से बंटवारा होगा, तो इंदिरा गांधी राजीव गांधी की माँ थी, और उसके बाद देश की प्रधानमंत्री, और उसके बाद जब उनको मौका मिलता है तो उनको ये बात कहनी पड़ जाती है। और आज की भी तारीख में यही सवाल होता है कि आखिरकार जो है
सामाजिक स्तर पर जो शोषित वंचित वर्ग है उसको किस तरीके से संसाधनों पर उसको हक मिला है, ये सवाल आज भी उठता है। दूसरी बात रही सेक्युलर की, इसका ताजा तरीन 2 उदाहरण देखिए। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जब खासतौर से इमाम को, खासतौर से आप मुहर्रम पे और इस तरह के प्रोग्राम्स पे जो मुस्लिम्स जो त्योहार होते हैं उस पर वो दिल खोल कर जब पैसा खर्च करती हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि देश का तो कैरेक्टर कुछ और है और ममता बनर्जी कुछ और काम करती है। और ठीक वही चीज जब क्या होता है कि कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार के को आरोप लगाया जाता है कि वो अनड्यू एडवांटेज देते हैं, वही चीज मुसलमानों के लिए नहीं करते, तो फिर क्या है। अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी इस बात को कहा है कि जो कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और जो कांवड़ समितियां उनको वो पैसे देने जा रहे हैं, और दूसरी चीज है कि 1200 यूनिट बिजली फ्री, जहां पर कांवड़ यात्रियों को रहने के लिए, श्रद्धालुओं को रहने के लिए वो जगह बनाई जाएगी, वहां पे 1200 यूनिट फ्री बिजली की व्यवस्था। तो देखा जाए कि ये बात तो सच है कि संविधान के अंदर ये अच्छे अच्छे शब्दों का चयन किया गया और उसके बाद उनको जोड़ा गया, लेकिन जमीनी तौर पर हर एक राजनीतिक दल अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट किया है और उसके हिसाब से अपना काम करता रहा है। तो वही चीज है कि डॉक्टर अंबेडकर से जब यही सवाल जब पूछा गया कि भाई आप इसको क्यों नहीं जोड़ते, तो उन्होंने यही चीज कही कि लोकाचार, लोक नीति, जरूरत, उसके हिसाब से जो हमारे जो आगे की जो पीढ़ियां आएंगी उसको फैसला करेंगी और इम्प्लीमेंट करेंगी। लेकिन आज स्थिति हो गई कि संविधान में अच्छी चीजों के होने के बावजूद भी, अब आप सोचिए कि देश में राजद्रोह का मामला जो है फटाफट जो लगता जा रहा है, और सारे राजनीतिक दल जो विपक्ष में होते हैं वो आवाज उठाते हैं और जब वो सरकार में जाते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं, जबकि संविधान में तो ये व्यवस्था नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है सरकारों के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर जो संस्था को चलाता है, कि वो किस तरीके से रियल सेंस में संविधान को प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि सभी राजनीतिक दलों ने उस व्यवस्था का जो खुलेआम उल्लंघन किया है, दुरुपयोग किया है। जी मनीष। तो पर्याप्त जो है उल्लंघन हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग मसला हो, लेकिन इसमें एक अहम बात आती है मनीष कि एक तो जाति जनगणना का मसला है कि जाति जनगणना जो है बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, वो भी ऐसे टाइम पे जबकि देश जैसे हालात में था और की परिस्थिति से गुजर रहा था, उस समय जाति जनगणना का ऐलान करना तो वो बड़ा दांव था। तो क्या इस बयान का उससे कोई कनेक्शन आपको नजर आता है मनीष? मनु जी, मुझे थोड़ा सा लगता है कि उससे जुड़ा मतलब उससे थोड़ा सा इसको जोड़ना थोड़ा सा वो होगा, मतलब मैं नहीं जोड़ पा रहा हूँ इसको। ये निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना होगी, उसमें इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि जो मुस्लिम में जो है उनकी भी इस जातिगत जनगणना होगी, उसमें जो पिछड़े हैं, जो पिछड़े रह गए हैं, उनकी भी संख्या बताई जाएगी। इस जो जातिगत जनगणना है उसमें प्रावधान किया गया है। तो मुझे इससे मेल नहीं लगता। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी और संघ के बीच जो आपने बार बार जो सवाल मुझसे पूछा था, पहले भी पूछा था, जो रशाकशी, जो थोड़ी सी जो खींचतान, थोड़ा असहमति, वो मुझे ज्यादा नजर आता है कि संघ के नंबर 2 जो है इस तरीके का बयान दिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को असहज करता इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, क्योंकि कोई भी बयान का जो कितना फायदा होगा नुकसान होगा वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही वो डिसाइड करता है। तो उनके बयान का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसको उठाना पड़ सकता है। अब देखना है कि उस पर किस तरीके से मिट्टी डालने की इस बयान पे कोशिश होती है। हाँ मनीष, इसी में एक और, क्योंकि आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात की और सबसे बड़ा जो बैटल ग्राउंड है वो बिहार है इसके बाद, तो अगर हम देखें कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार की जनता के परिप्रेक्ष्य में इस बयान को देखें और समझें, तो क्या बिहार से क्या मतलब बिहार में क्या मैसेज जाएगा इस बयान का? या जैसे लालू कह रहे हैं कि सीधे उन्होंने वो 2 शब्दों का जिक्र ही नहीं किया कि आरएसएस ऐसे करने चाह रही है, उन्होंने सीधे कह दिया कि बाबा साहब के संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। तो बिहार की जनता इसको किस तरह से लेगी मनीष? देखिए मनु, 2 तरह के ट्विस्ट हैं। एक तो उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लिया कि बाबा साहेब के अम्बेडकर के क्या संविधान से इतना
नफरत है, घृणा क्यों करती है संघ और भारतीय जनता पार्टी। दूसरा एंगल क्या चल रहा कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने आपको ऐलान किया मनु कि हम वहां पे घर घर जाकर वहां पे मतदाताओं जो है, वोटर जो है, उसको रिव्यू करेंगे, उनको फॉर्म दिया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसमें जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम डिलीट किया जाएगा, जो माइग्रेट कर गए हैं उनका नाम हटाया जाएगा। लेकिन इसके जरिए विपक्ष ये कहने की वहां कोशिश कर रहा कि क्या नामों को डिलीट करने की प्रक्रिया की जाएगी, जो वोट बैंक है, जो इंडिया वोट बैंक है। और इंडिया वोट बैंक आपको पता है कि वो कौन है, वो पिछड़े जो है वो वोट बैंक है, वहां जो अकलियत समाज से लोग आते हैं उनका वोट बैंक है। तो आरजेडी और कांग्रेस आप देखिए किस तरीके से विरोध कर रही है, तो उसको उस दिशा में भी ले जाया जाएगा। जब जब सेकुलरिज्म की बात हो रही है, धर्मनिरपेक्ष की बात हो रही है, तो वहां जो वोटर लिस्ट में इलेक्शन कमीशन पे आरोप लग रहा कि एक तरफ से आप उस कम्युनिटी का नाम जो है वो डिलीट करने की साजिश रची जा रही है। तो उस एंगल से आप विपक्ष उसको भुनाने की कोशिश करेगा। और पिछले 2 दिनों से ये मामला बिहार की राजनीति में बहुत गरमाया हुआ है और इसका विरोध लगातार किया जा रहा। तो आप उससे भी जोड़ के देख सकते हैं कि इसको भुनाने की उस लेवल पे भी कोशिश की जाएगी। दोनों बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी जो है, जो उनको फॉलो करते हैं, उसको तो साध ही रहा इंडिया गठबंधन, साथ ही साथ जो अकलियत के जो लोग हैं उसको भी साधने की कोशिश कर रहा कि भाई अगर देश में अगर धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, देश अगर इस तरीके से हिंदू राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद की जो दिखाई जाती है, जो लगातार संघ और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात की जाती है, तो वो कहकर जो डराया जाता है, वो उसको बुलाने की कोशिश करेगा विपक्ष। मैं इसको इस तरीके से जोड़ के देखता हूं मनु। तो कुल मिलाकर बिहार की बाजी और ये बयान 10 साल बाद फिर वही चुनावी जो कैंपेन था उसमें, उस इतिहास में रिपीटेशन देख रहे हैं। तब संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लालू प्रसाद यादव ने सभाओं में जमकर बुनाया था और ठीक 10 साल बाद, ठीक बिहार चुनाव से पहले, आरएसएस की जो नंबर 2 है मोहन भागवत के बाद घोष बोले, उनका ऐसा बयान आया है जो कि उसी को इको करता हुआ दिखेगा इस वाले चुनाव में। और उसमें क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उस पर हमने चर्चा की, उस पर डिटेल बातचीत की। हालांकि होस बोले ने संविधान में 2 शब्दों को हटाने की मांग की, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, लेकिन जो उसको जो पूरा विपक्ष ने जिस तरह के उसमें रंग दिया है, जिस तरह के उसे पेश किया है कि ये बाबा साहब के संविधान को ही हटाना चाहते हैं, तो वो अब उसका टेस्ट होना है। बिहार में 24 में एक टेस्ट हो चुका है, बिहार चुनाव से पहले उसका टेस्ट होना है। तो मेरे दोनों सहयोगियों ने बहुत डिटेल में इस पे बात की, ललित राय और मनीष कुमार, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इस बातचीत में। और आप दर्शकों से निवेदन की द फेडरल देश में इसी तरह की जो बहसें हैं, जो चर्चाएं हैं, ये लगातार हम करते रहते हैं। जो भी बड़ी टॉप स्टोरी होती है जिनकी, तो आप जरूर हमसे जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर देंगे तो हमारे हर नया जो शो है, नई जो डिस्कशन है, उसकी चर्चा, उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद ललित राय। धन्यवाद जी। थैंक यू मनु, थैंक यू।